हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले बच्चों वो अपन पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन के अंदर आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या बताएंगे, इसके वर्गीकरण के बारे में। अभी तक जो बच्चों हम पढ़ रहे थे वो सारा हम लोगों ने पीछे पढ़ के आए हैं। अधिशोषण अवशोषण जाना हमने क्या होता है, कैटेलिस्ट उत्प्रेरक क्या होता है वो हमने जान लिया बच्चों। एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम असल में क्या होते हैं वो भी समझ लिया। अब अपन जो बच्चों पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, अपन कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। कोलाइडी विलयन हम लोगों ने देख लिया है, इस प्रकार का विलयन जिसके अंदर उसके अवयव ना तो पानी में घुलते हैं ना ही पानी में नीचे बैठते हैं। पानी इन द सेंस अवस्था, माध्यम में, माध्यम हम कह सकते हैं, विलायक हम कह सकते हैं, ठीक है। विलायक बोलोगे, माध्यम बोलोगे, ऐसी अवस्था या ऐसा माध्यम जिसके अंदर उसके अवयव पानी में मतलब माध्यम में उपस्थित हैं, वो ना ही पूरी तरह घुल पा रहे हैं ना ही उसके अंदर नीचे बैठ पा रहे हैं, तो इसी चीज को अपन कोलाइडी विलयन कहते हैं, ठीक है। अब कोलाइडी विलयन के अपन ने देख लिया कि किस तरह से कोलाइडी विलयन होता है और इन तीनों में क्या अंतर पाया जाता है। और कोलाइडी विलयन के प्रकार भी हमने देखे, कितने प्रकार के कोलाइडी विलयन हो सकते हैं। तो हमने देखा अवस्थाओं के आधार पर, ठोस और द्रव के अंदर अगर अपन ने बात की तो उनकी अवस्थाओं के आधार पर हमने देखे हमारे पास 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन निकल के आए। अब बच्चों अपन जो पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग कि कोलाइडों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। बात समझ में आई बच्चों? तो अब यहाँ पे लिखोगे आप कोलाइडी का वर्गीकरण। कोलाइडी जो बनता है या कोलाइडी सोल अपन कह सकते हैं बच्चों, इसको कोलाइडी सोल बोलोगे या कोलाइडी विलयन बोलोगे, इनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। मैंने बार बार आपको बताया था, अगर कहीं पे सोल लिखा है इसका मतलब आप समझ जाइएगा कोलाइडी विलयन की बात हो रही है। कोलाइडी विलयन को हम कोलाइडी सोल भी कहते हैं या सिंपल सोल भी कह सकते हो। कभी भी हम विलयन को सोल नहीं कहते, ध्यान रखना बच्चों। विलयन जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक विलयन होता है, इसलिए हम उसको सोल नहीं कहते। सोल अगर आप नाम कहीं पे भी पढ़ो तो आपको ध्यान रखना है इसका मतलब कोलाइडी विलयन की बात हो रही है। तो कोलाइडी विलयन की अगर बात होती है तो इसका मतलब वो वास्तविक विलयन से अलग है, तो उसकी प्रकृति भी अलग होगी। तो उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको फिर उसको कोलाइडी विलयन को ध्यान में रख के उसको सॉल्व करना है। मेरी बात समझ में आई? अभी हम इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे बच्चों। एक बार हम टॉपिक खत्म करेंगे फिर हम रिवीजन के अंदर वो क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो हमारा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अभी ये चीज ध्यान रखना, जब भी सोल आपको लिखा हुआ दिखे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हम कोलाइडी की बात कर रहे हैं, हम वास्तविक विलयन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों वर्गीकरण देख रहे हैं अपन, इसका वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार से। कोलाइडी सोल का वर्गीकरण बच्चों 2 प्रकार से किया जाता है। पहला वाला किसके ऊपर होता है, हाँ, तो अपन यहाँ पे कह रहे हैं कोलाइडी सोल का वर्गीकरण करोगे परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेप्य माध्यम के मिलने के आधार पर। बात समझ में आई बच्चों? परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेप्य माध्यम के मिलने के आधार पर। मिलना मतलब क्या हुआ, परिक्षेप्य अवस्था और परिक्षेप्य माध्यम को आपने क्या करा, आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने का मतलब एक को दूसरे में डाला, दूसरे में डालने के बाद किस प्रकार का कोलाइडी विलयन निकल के आ रहा है उसके आधार पर बच्चों हम इसको विभाजित कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? यहाँ जो मैंने लिखा उसको ध्यान से समझना। हमने क्या बोला, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेप्य माध्यम के मिलने के आधार पर। ये दोनों चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो मिलने के आधार पर हमें किस प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। एक बच्चों कौन से मिलेंगे, इसी में आगे हम लिख लेते हैं। इसके आधार पर हम विभाजित करते हैं इसको 2 में। एक होता है बच्चों आपका द्रव स्नेही और एक होता है बच्चों द्रव विरोधी। एक है बच्चों आपका द्रव स्नेही और दूसरा वाला है द्रव विरोधी, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लायोफिलिक और दूसरा वाला लायोफोबिक। ये मैंने 2 टर्म इंग्लिश में इसीलिए लिखी है ताकि आपको और भी समझा सकूं, कभी अगर आ जाती घूम फिर के तो हमें पता होना चाहिए बच्चों। द्रव स्नेही नाम से समझ में आ रहा है, द्रव स्नेही का मतलब क्या होगा कि द्रव को स्नेह करने वाला, मतलब द्रव के पास जाने वाला, ठीक है। कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव आपके पास है, तो द्रव के पास अगर वो जाता है, उसको पसंद करता है, तो आप उसको कहोगे द्रव स्नेही है। इंग्लिश में अपन कहते हैं लायोफिलिक कहते हैं। फिलिक मतलब लव करने वाला या पास जाने वाला। अट्रैक्ट होगा अपन कह सकते हैं, एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, उसके पास खींचा चलाएगा, ठीक है। द्रव विरोधी का मतलब क्या हो गया, द्रव विरोधी मतलब उसका विरोध कर रहा है, उससे दूर भागेगा, ठीक है।
द्रव स्नेही का मतलब तो क्या हुआ कि भाई इसको पसंद कर रहा है उसके पास आएगा, अट्रैक्शन बोल सकते हो आप। और यहाँ पे इसको पसंद नहीं कर रहा है, इससे दूर भाग रहा है, इसका मतलब उसका विरोधी है। इसका मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं रिपल्शन, प्रतिकर्षण कहते हैं। प्रतिकर्षण होता है तो चीज दूर भागती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं। और अगर आकर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन पास पास आते हैं। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? तो द्रव स्नेही मतलब अपन ने लायोफिलिक से बता दिया, और द्रव विरोधी मतलब लायोफोबिक। फोबिक मतलब डरता है। फोबिक शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? डरना, है ना। फोबिया बोलते हैं, फोबिक बोलते हैं, इसका मतलब होता है डरना। तो मतलब इससे दूर भागेगा, दूर भागेगा तो मतलब ये द्रव का विरोध करेगा। बात समझ में आ गई? ये क्या होती है अपन इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम पहले इसका छोटे रूप में क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों अपन यहाँ पे अपन ने क्या बताया, दोनों के मिलने के आधार पर एक तो वर्गीकरण क्या हुआ, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेप्य माध्यम, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कैसे होता है। अब जो अपन पढ़ेंगे ना बच्चों, सिर्फ परिक्षिप्त अवस्था के आधार पर, ये समझना इन दोनों में अंतर। ये है बच्चों परिक्षिप्त अवस्था के आधार पर। इसका मतलब हम सीधे सीधे किससे बात कर रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पे परिक्षिप्त अवस्था की बात कर रहे हैं। अवस्था का मतलब हमने पहले ही समझा दिया, अवस्था को मानेंगे हम विलेय से। विलेय में जिस तरह के अवयव पाए जाते हैं या अणु पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी अवस्था में भी क्या होंगे बच्चों, वो अणु या अवयव पाए जाएंगे। बात समझ में आई? मैंने आपको समझाया था, अवस्था मतलब विलेय से जुड़ा हुआ, माध्यम मतलब विलायक से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं परिक्षिप्त अवस्था के आधार पर कि जो अवस्था आपके पास उपस्थित है उसके आधार पर वर्गीकरण करोगे। अब जो अवस्था आपको आएगी, बात समझ में आई बच्चों? जो हमने पिछली क्लास में अभी पिछले लेक्चर में देखा था, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ठोस और द्रव किस प्रकार आपस में मिल रहे थे। तो हमने देखा अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग माध्यम है। अब मान लेते हैं अवस्था के अंदर अपन कह रहे हैं ठोस जो अवस्था है वो द्रव माध्यम में मिल रही है, तो ठोस मिल रही है, ठीक है। अब ठोस में जो होंगे अवस्था के आधार पर का मतलब हुआ बच्चों कि यहाँ पे अवस्था किस प्रकार की है। अवस्था मतलब अगर आप ठोस डाल रहे हो या द्रव या गैस जो भी डाल रहे हो, उनमें कुछ ना कुछ कण या अवयव उपस्थित होंगे। अब उन कणों का आकार या अवयवों का आकार किस प्रकार है, उनके आकार के आधार पर हम यहाँ पे विभाजन करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? अवस्था की बात कर रहे हैं। अवस्था मतलब जो आप डालने जा रहे हो, जैसे नमक की बात करी मैंने, नमक क्या होता है, विलेय होता है, और वही विलेय अवस्था को बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे अपन नमक की बात करते हैं, तो नमक भी क्या हुआ, एक तरह से अवस्था ही तो हुई, ठीक है। इतना समझ में आया? अब अवस्था के आधार पर हम इसको विभाजित करें तो हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं बच्चों, लिख लेना इसको। आप 3 प्रकार से इसको विभाजित करोगे, जिसमें पहला वाला बताओगे बहुआण्विक होता है, एक होता है वृहद आणविक, तीसरा होता है बच्चों सहचारी और संगुणित। क्या होते हैं मैं आपको समझाती हूँ। ये सहचारी या फिर आप इसको संगुणित बोलोगे, मतलब कोलाइडी है, आप इनके नाम के नीचे कोलाइडी भी लिख सकते हो। बहुआण्विक कोलाइडी, वृहद आणविक कोलाइडी, और तीसरा वाला अपन ने लिखा सहचारी या संगुणित कोलाइडी। अब ये होते क्या है ये समझाती हूँ मैं आपको। पहले बच्चों अपन ने क्या बोला, परिक्षिप्त अवस्था के आधार पर, ठीक है। अपन ने कहा अवस्था मतलब वो कम मात्रा जो कि ज्यादा मात्रा में घुल जाएगी। इतना समझ में आ गया? घुलेगी तो क्या बनाएगी, कोलाइडी बनाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया हम लोगों को। जैसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा था आटा, 2 चम्मच आटे को आपने क्या करा, 1 गिलास पानी के अंदर घोल लिया, तो आपका वो लेप बन गया, आटे का लेप। कल अपन बात कर रहे थे तो वो भी कोलाइडी का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। अब अपन ने यहाँ पे क्या कहा, आटा जो आपने डाला है पानी के अंदर, उसका कुछ ना कुछ आकार तो होगा। आटे के अंदर कुछ कण उपस्थित है, आटे के ही कण है, वो बारीक बारीक कण है, तो वो कण जो है बच्चों उसका कुछ ना कुछ आकार होगा। बात समझ में आई? उन कणों के आकार के आधार पर हम लोग ये वाला विभाजन पढ़ते हैं या वर्गीकरण पढ़ते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है मेरी सभी को? ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या कहा, आटे को आपने उसमें डाला तो आटे का कुछ ना कुछ आकार तो होगा, उसके कणों का कुछ आकार होगा। तो कणों के आकार के आधार पर किसके कण, अवस्था के कण। बात समझ में आ गई? माध्यम तो ज्यादा है, हमें वो नहीं देखना। अवस्था आपकी थोड़ी सी है विलेय की तरह, तो उसको देखना है हमें कि उसमें कण किस प्रकार के उपस्थित है बच्चों। उसके आधार पर हमने 3 प्रकार से बना दिया। एक हो गया आपका बहुआण्विक, एक वृहद आणविक, एक सहचारी या संगुणित। क्या हो सकता है बहुआण्विक का मतलब? बहुआण्विक मतलब हम यहाँ पे कहते हैं कि जो भी अवस्था बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अवस्था में जो बच्चों कण होंगे, कण का आकार क्या हो सकता है,
एक साथ एक कण नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे कण मिलके बनाएंगे। अब ये बात कहाँ से आती है बच्चों, ये चीज़ समझना। अपन ने क्या कहा था, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के आकार वाले कण वो क्या कहलाते हैं, कोलाइडी कण कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कोलाइडी कणों का आकार लगभग इतना होना चाहिए, कितना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब उसके बाद अपन यहाँ पे कह रहे हैं क्या हो सकता है कि कुछ कण ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आकार इनसे कम हो, जिनका आकार इतने आकार से कम हो, लेकिन कोलाइडी बनाते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, अपन ने कहा था, अब जो अपन ने विलयन का वो पढ़ा था बच्चों, ध्यान है आपको, वर्गीकरण पढ़ा था, तो हमने बताया था वास्तविक विलयन का आकार इनसे कम, ठीक है, निलंबन वालों का आकार इनसे ज्यादा, ठीक है। तो वो सारे विलयन अलग थे, उनकी अलग अलग प्रवृत्ति थी, जो हमने और भी दूसरी देखी। हमने सिर्फ उनके आकार के आधार पर उनका विभाजन नहीं किया। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज मत होना, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि कोलाइडी विलयन में क्या होता है, कई बार कणों का आकार इनसे कम होता है, ठीक है। इनसे कम होने का मतलब वो वास्तविक विलयन नहीं है, इसका मतलब कि वो है तो कोलाइडी लेकिन इनका आकार छोटा है। जब क्या होता है बच्चों, ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्या हो रहा है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज से कम है, इनसे कम हो गया, इनसे कम हो जाएगा ये, ठीक है। अब इधर वाले कणों का आकार इनसे कम है तो क्या किया जाएगा, तब क्या होगा बच्चों, जो कण है वो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, आपस में जुड़ के मिलकर इस आकार की रेंज में आ जाएंगे। और जब इस आकार की रेंज में आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चों, कोलाइडी बनाते हैं। मेरी बात समझ में आई, पॉइंट समझ में आया? अपन क्या कहते हैं, आपको क्या चाहिए, आपका कोलाइडी विलयन क्या कहता है कि आपको कितना चाहिए, एक क्रिकेट बॉल जितना आकार होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, कोलाइडी विलयन का आकार क्रिकेट बॉल जितना होना चाहिए, हमने ये मान लिया, समझ लिया, बात समझ में आ गई। असल में नहीं होता, हम सिर्फ मान रहे हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए कि कोलाइडी विलयन का आकार कम से कम एक क्रिकेट बॉल जितना हो। अब आपको पता है कि आपके पास जो कण है कोलाइडी कण, वो क्रिकेट बॉल जितने आकार के नहीं है, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक नहीं आ रहे, उससे छोटे कण आ रहे हैं, ठीक है। उससे छोटे अपन देखते हैं ना, वो कांच की जो बॉल्स आती है ना, कंचे बोलते हैं उनको, जो बच्चों ने कुछ खेले होंगे, बॉयज खेलते हैं बचपन में, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कम से कम ग्लास की बॉल होती है छोटी छोटी सी, कंचे बोलते हैं उनको, कांच के बने हुए होते हैं, इसीलिए। तो आप देखो कि आपको क्रिकेट बॉल जितना साइज चाहिए और आपके पास कंचे जैसे पार्टिकल हैं, आप क्या करोगे, उनको जोड़ जोड़ के क्रिकेट बॉल जितना बड़ा बना लोगे। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे बच्चों यही होता है बहुआण्विक के अंदर, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल जितना साइज हमें चाहिए, कण का आकार हमें चाहिए क्रिकेट बॉल जितना, वो हमारे पास है नहीं। लेकिन कोलाइडी विलयन वाले कण हमारे पास ऐसे हैं जो कंचे जितने छोटे साइज के हैं, मतलब इतने इतने आकार के हैं, इतने इतने छोटे छोटे हैं। अब आपको इतना आकार बनाना है तो ये क्या करेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे और मिलके क्रिकेट बॉल जितना आकार बना लेंगे। ये देखो बच्चों, ये आपस में जुड़ गए, ये सारे आपस में जुड़ के इन लोगों ने क्या कर लिया भाई, क्रिकेट बॉल जितना आकार बना लिया। दिख रहा है इसके बराबर हो गए। अब जब इसके बराबर हो गए तो उन्होंने कोलाइडी विलयन बना दिया। तो इस प्रकार के विलयनों को अपन बहुआण्विक विलयन कहते हैं, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अणु इसमें एक नहीं है, बहुत सारे अणु आपस में मिले और मिलके इन्होंने कोलाइडी विलयन के साइज, कोलाइडी विलयन का आकार ग्रहण किया और तब जाके कोलाइडी विलयन बनाया। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को आराम से? अपन ने यहाँ पे क्या चीज बोली, बहुआण्विक, नाम से समझ में आ रहा है कि एक अणु नहीं है, एक से ज्यादा अणु है। तो वो अणु जिनका आकार कोलाइडी विलयन से कम है, वो क्या करते हैं, सब आपस में मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद कोलाइडी विलयन का आकार ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। कोई डाउट है बच्चों इसमें? ये समझ में आ गई बात? ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है भाई, छोटा डाउट है कुछ? अब यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें कि भाई कोलाइडी विलयन था तो इसका आकार छोटा था, तो छोटों ने क्या करा, मिलके बड़ा आकार इसके बराबर बन गए। अब कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं बच्चों, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इनसे ज़्यादा बड़े होंगे, ये तो अपन ने बताया था छोटे। अब कुछ कण ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन के आकार से बड़े होते हैं। अगर मान लो बराबर हो गए, है ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर मतलब क्रिकेट बॉल जितना अगर आपको अणु मिल जाता है तो आप क्या करोगे, एक ही अणु काम में ले लोगे। कोलाइडी विलयन के कण का आकार अगर हम देखें बच्चों, क्रिकेट बॉल जितना होना चाहिए, क्रिकेट बॉल जितना हुआ, मान लिया हमने क्रिकेट बॉल जितना होना चाहिए और इतना हमको एक कण मिल गया, तो अपन बोलेंगे एक ही कण काफ़ी है विलयन बनाने के लिए, क्योंकि इतना ही आकार चाहिए हमको। बात समझ में आई बच्चों? लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि फुटबॉल जितना बड़ा मिल जाए। अब आपको इतना बड़ा कण मिल गया, अब आप क्या करोगे, आपको तो कोलाइडी विलयन होना चाहिए ना। अब ये इतना बड़ा कण मिल रहा है, बना कोलाइडी विलयन ही रहा है, ठीक है, ये निलंबन में नहीं जा रहा बच्चों। ये कंफ्यूजन हमेशा ध्यान रखना। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कोलाइडी विलयन में क्या होता है, कणों के आकार के आधार पर, अपन ने यही तो बोला परिक्षिप्त अवस्था के आधार पर,
जो आके कण मिलेंगे माध्यम के अंदर, उन कणों के आकार के आधार पर ही हम पढ़ रहे हैं। कुछ तो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं तो आपस में मिक्स हो जाते हैं। कुछ क्या होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है, बृहद आणविक, ऐसा अणु जो बहुत बड़ा है। बृहद है मतलब बड़ा है, ठीक है। तब क्या होगा बच्चों, जैसे फुटबॉल जैसा मिल गया और आपको क्रिकेट बॉल जितना साइज चाहिए, तब आप क्या किया जाता है, ये टूट जाता है, इनको तोड़ा जाता है, ठीक है। इनको तोड़ के हम क्या करते हैं बच्चों, छोटे आकार में बदल देते हैं। जब ये कोलाइडी विलयन के आकार के हो जाते हैं तो इनको तोड़कर फिर विलयन बनाया जाता है। तो इस प्रकार का विलयन बृहद आणविक कोलाइडी विलयन कहलाता है। मेरी बात समझ में आई सभी को? अभी तक अपन ने कहा था छोटे तो मिलके मिक्स हो गए, मिक्स होके बड़ा बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि बड़ा अणु है तो उसको तोड़ के छोटा बना लिया, छोटे वाले मिलके बड़े बन गए। कितने बड़े, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक बनना है उसको, ठीक है। ये आपको साइज हमेशा ध्यान होना चाहिए बच्चों, ये आकार आपको ध्यान रखना है। ये कोलाइडी विलयन का आकार है, ये किसी भी तरह से पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बात करी कि बृहद आणविक में इससे बड़ा होता है, बड़ा होने पर अपन इसको तोड़कर इतने आकार की सीमा में ले आते हैं। जब इतना आकार का बन जाता है तो कोलाइडी विलयन बन जाता है। क्लियर है? अब थर्ड वाले पे बात करते हैं, सहचारी या संगुणित। संगुणित का मतलब क्या होता है, जब अणु जो होते हैं, अलग अलग अणु आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद वो संगुणित वाला कोलाइडी बनाते हैं। अपन ने यहाँ पे क्या कहा था, बहुआण्विक में छोटे छोटे कण हैं क्योंकि आकार छोटा है। आकार छोटा होने के बाद क्या करते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं और एक कोलाइडी विलयन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ हमने कहा कि भाई बड़ा अणु है तो टूट के छोटे में बदल जाता है। अब संगुणित वाला नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब ये आपस में क्या हो रहा है, चिपका हुआ है। छोटे छोटे अणु आपस में चिपक कर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? नहीं आई? कंफ्यूजन है अभी भी? ठीक है। ये वाला बहुआण्विक छोटे आकार के अणु है, सारे आपस में मिलके बड़े आकार के बन गए। बृहद में बड़ा वाले को आपने तोड़ के छोटा बना लिया। संगुणित आपको ऐसा ही मिलेगा जिसमें सारे छोटे छोटे अणु आपस में चिपके हुए होंगे। आकार की बात नहीं कर रहे बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, संगुणित का मतलब क्या हुआ, संगुणित शब्द का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना। इकट्ठे हो जाना मतलब एक आकार, एक अणु आपको अलग से नहीं दिखेगा, सारे आपस में जुड़े हुए दिखेंगे आपको। बात समझ में आई? पहले से ही छोटे छोटे अणु चिपके हुए होंगे आपस में, आपस में ही चिपके हुए होंगे तो कोलाइडी विलयन बनाएंगे। पॉइंट क्लियर है? ये पहले से ही जुड़े हुए हैं, इनमें हमने कुछ नहीं किया। संगुणित का मतलब कि आपस में चिपके हुए रूप में ही मिलेंगे, अलग अलग कण नहीं मिलेंगे। यहाँ हमने कहा था कि अलग अलग कण होते हैं जिनका आकार छोटा होता है, तब ये आपस में मिक्स होते हैं, पास पास आते हैं, आकर्षण की वजह से एक बड़ा अणु बनाते हैं। मेरी बात समझ में आई? दोनों में अंतर आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। ये अपन ने बहुआण्विक बोला मतलब एक अणु नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे अणु आपस में मिले, जुड़े और कोलाइडी का आकार ले लिया, ठीक है। इसमें हमने कहा कि बड़ा था, बड़े को तोड़ के छोटे में बदल दिया। थर्ड वाला हमने कहा कि इस प्रकार के विलयन में क्या होता है, ये आपस में चिपके हुए होते हैं पहले से ही। ये जो है ना, अलग अलग कण नहीं मिलते, संगुणित मतलब इकट्ठे रूप में ही मिलेंगे आपको। ये इनकी प्रवृत्ति ही यही है कि अगर आप परिक्षिप्त अवस्था इनकी देखोगे तो इनकी अवस्था आपको क्या मिलेगी, एक साथ जुड़े हुए रूप में मिलेगी। इतना क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। तो ये अपन ने इसका वर्गीकरण देखा किस प्रकार से होता है। अब अपन चलते हैं बच्चों, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में क्या अंतर पाया जाता है। इतना क्लियर है सभी को? अभी तक जो समझाया समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं बच्चों अपन, इसमें नोट कर लेना मेरे साथ साथ इसको। अभी एग्जाम्पल से और देख लेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट होगा ना बच्चों तो अच्छे से आ जाएगा समझ में। स्टार्ट करें? देख लिया सबने? स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अपन देख लेते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में अंतर क्या होता है, ठीक है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी के अंदर मेन अंतर क्या होगा, सबसे पहले बच्चों देखना, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम में अत्यधिक बंधुता। अत्यधिक बंधुता का मतलब क्या हुआ बच्चों, अपन ने क्या कहा था कि इन दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन या कितना आकर्षण होगा। दोनों अवस्थाओं में अगर आकर्षण ज्यादा होगा इसका मतलब आपका कोलाइडी विलयन बहुत अच्छा बनेगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? पहला पॉइंट जो है वो अपन क्या बता रहे हैं, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम में अत्यधिक बंधुता होती है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है, बंध कह सकते हो या जुड़ाव कह सकते हो बच्चों, या अट्रैक्शन, आकर्षण कह सकते हैं अपन, सबसे ज्यादा होता है। जब ज्यादा आकर्षण होता है दो अवस्थाओं के बीच में तो आपको जो मिलेगा बच्चों विलयन वो बहुत अच्छा मिलेगा।
मेरी बात समझ में आई? विलयन आपको ऐसा मिलेगा, बढ़िया विलयन मिलेगा जो कि अत्यधिक स्थायी होगा। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे अपन कहते हैं इस वाले में जब द्रव विरोधी की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, द्रव का विरोध करेगा मतलब दूर भागेगा, तो इनके बीच में बंधुता या इनके बीच में आकर्षण क्या होगा बच्चों? पहले वाले के मुकाबले कम होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? बात समझ में आई? क्या कहा अपन ने ये चीज कि अगर दोनों अवस्थाओं, परिक्षिप्त अवस्था और माध्यम, अवस्था और माध्यम के बीच में अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो इसका मतलब इन दोनों का जुड़ाव अच्छा होगा, इसका मतलब जो विलयन बनेगा वो अच्छा बनेगा। अपन ने कहा कि दोनों अवस्थाओं के बीच में अगर आकर्षण ना हो या कम आकर्षण होगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन? इनके बीच में बंधुता या आकर्षण या जुड़ाव कम है, इसकी वजह से जो विलयन बनेगा वो इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि द्रव स्नेही वाला होगा। स्नेह मतलब क्या करेंगे अपन? पास में लाने वाला, मतलब अट्रैक्ट करने वाला, मतलब जुड़ने वाला, और विरोध मतलब दूर भागने वाला। नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरा वाला बताते हैं, जल्दी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, और अपन ने बोला ये अलग प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। बच्चों ये दोनों पॉइंट में ध्यान रखना, अपन ने यहाँ पे जो बोला जल्दी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इस तरह के विलयन जिसको आप क्या कर रहे हो? घुमाने से, शेक करना बोलते हैं अपन, शेक करने और हिलाने से अगर वो फटाफट बन जाता है, इसका मतलब वो कोलाइडी विलयन क्या है? द्रव स्नेही वाला विलयन है। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं गोंद का। अगर बच्चों गोंद आपने देखा हो बहुत समय तक अगर घर में पड़ा रहेगा तो आप देखोगे पानी पानी जैसा हिस्सा ऊपर आ जाता है और नीचे वाला जो है ना उसका ठोस भाग वो नीचे बैठ जाता है, और आपको काम में लेना हो तो आप क्या करोगे? उसको हिलाओगे, घुमा लोगे, उसको घुमाते फटाफट वो आपका कोलाइडी विलयन तैयार, मतलब आपका गोंद तैयार हो गया वापस चिपकाने वाले काम करने के लिए। इसको अपन और भी अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखना बच्चों, ये अपन ने क्या कहा? जो जल्दी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं उनको अपन आंतरिक कोलाइडी कहते हैं। नाम अगर इसका दूसरा आता है ना, इनको किस प्रकार का कोलाइडी कहा जाता है बच्चों? द्रव स्नेही। द्रव स्नेही को अपन आंतरिक कोलाइडी कहते हैं, इंट्रिंसिक कोलाइड्स कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में अपन आंतरिक कोलाइडी कहेंगे। बात समझ में आई? अब क्या मतलब होता है इसका अपन फिर से समझा देती हूँ मैं आपको। आपने घरों में देखा है अपन गर्मी के अंदर क्या करते हैं बच्चों? छाछ पीते हैं सभी, छाछ पीते हो ना आप लोग। आप क्या करो, मॉर्निंग में आप छाछ ला के रख दो, ठीक है, और दिन में आप लंच में जब छाछ लोगे बच्चों तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद क्या होगा? सुबह से लाके आपने रख दी फ्रिज में, और कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे तो नीचे सफेद सफेद हिस्सा बैठ जाएगा उसका। सफेद क्या है? एक तरह से दूध के ही तो वो है पार्टिकल, ठीक है, वसा के पार्टिकल हैं, वसा के ही क्या है बच्चों कहोगे? अवयव है या कण है जो कि नीचे बैठ गए, और जो पानी जिस माध्यम में घुले हुए थे वो माध्यम ऊपर आ गया। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप क्या करोगे, उसको फटाफट आपको पीनी हो तो क्या करते हो? घोल लेते हो, फटाफट घुमा लिया, घुमाते गिलास में डालोगे, वापस पहले जैसे तैयार। बात समझ में आई? ऊपर जो अवस्था आ गई कि आपने उसको तुरंत 2 सेकंड में उसको घुमा लिया, घुमाते ही तैयार हो गई आपकी वापस से छाछ, उसको आप पी लोगे तो आप वापस पहले जैसी हो गई बच्चों। तो छाछ भी यहाँ पे कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है, ठीक है। छाछ भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है जो कि क्या है? ऐसा कोलाइडी विलयन है जो कि द्रव स्नेही प्रकार का है। द्रव स्नेही प्रकार का ऐसा है कि कुछ समय तक छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? अलग अलग अवस्थाओं में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको मिक्स किया तो तुरंत से कोलाइडी विलयन तैयार हो गया। तो अपन ने कहा जल्दी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, मतलब इनका विलयन तैयार करना हो तो क्या करेंगे? दोनों अवस्थाओं को मिला के रखेंगे। अगर मान लो कुछ समय के लिए अलग हो भी गई तो फटाफट से मिक्स किया, वापस से एक जैसी बन गई, हाँ कि नहीं? क्लियर है ये चीज़? लेकिन बच्चों जब अपन बात करते हैं द्रव विरोधी वालों की तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन अलग प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, मतलब इनके लिए कुछ क्या कहेंगे अपन? रासायनिक और भौतिक विधियाँ लगानी पड़ेगी, अलग अलग विधि द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो ये आसानी से घोलते ही बन नहीं जाएंगे, इनके लिए हमें कुछ अलग अलग टेक्निक, अलग अलग कहेंगे विधियाँ लगानी पड़ेगी। हो सकता है इलेक्ट्रिक विधि लगाएं अपन, इलेक्ट्रिक विधि लगाते हैं ना अपन, उस प्रकार की विधि अपनाएं जिससे कि इनका विलयन तैयार हो। बात समझ में आई बच्चों मेरी? द्रव विरोधी वाला अपन ने कहा वो आसानी से नहीं बनता, उसको अलग प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो ऐसे ही विलयन जो कि आसानी से बन जाते हैं, जो कि सिर्फ हिलाने से, मिक्स करने से ही बन जाते हैं, उन प्रकार के विलयन को अपन आंतरिक विलयन कहते हैं बच्चों। और जो ऐसे विलयन नहीं बनते हैं, जिनके लिए हमें अलग विधियाँ काम में लेनी पड़ेगी, इस प्रकार के विलयन को हम बाह्य कोलाइडी विलयन कहेंगे। बात समझ में आ गई? आंतरिक का मतलब आसानी से बनने वाले, आंतरिक और आसानी से बनना ये दोनों रिलेट कर गए, और जो मुश्किल से बनेंगे वो बाहर वाले हो गए। बाहर वाले कोलाइड हो गए जो मुश्किल से बन रहे हैं, अंदर वाले हो गए जो आसानी से बन गए, मिक्स हो गए। बात समझ में आ गई ना? ये चीज़ अगर दूसरा इनका नाम पूछ लेता है बच्चों तो आपको याद होना चाहिए कि आंतरिक वाला कौन सा होगा? जो द्रव स्नेही प्रकार का होगा। आंतरिक आसानी से बन जाएगा, बाह्य वाला आसानी से नहीं बनेगा। बाह्य मतलब उसका उल्टा, ठीक है। आंतरिक जब आपको याद हो गया कि आसानी से बनेगा, द्रव स्नेही होगा, तो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा सारा, जो आसानी से नहीं बनेगा वो बाह्य हो गया और वो द्रव विरोधी हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों उत्क्रमणीय।
उत्क्रमणीय मतलब समझना आप इसको, उत्क्रमणीय मतलब ये क्या होती है, वापस से अभिक्रिया हो जाती है इसकी। उत्क्रमणीय मतलब वही हुआ कि अगर अपन ने कुछ समय के लिए छोड़ दिया द्रव स्नेही वाले को, तो कई बार क्या होता है इसका ठोस वाला हिस्सा रह जाता है। अगर आपको बच्चों ध्यान हो, आप गोंद को लाके रख दो घर के अंदर, ठीक है, गोंद चिपकाने वाला गोंद आता है, ठीक है, बड़ी बोतल में आता है वो जो, उसको अगर आप घर में लाके रख दोगे बच्चों और 2 साल के लिए छोड़ दो, क्या होगा, वो सूख जाएगा। अपन कहते हैं गोंद सूख गया, लेकिन क्या करोगे फिर काम में लेने के लिए पानी मिला दिया, माध्यम डाल दो उसमें, कुछ समय बाद वापस से तैयार हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, उत्क्रमणीय का मतलब तो हमें पता है कि अभिक्रिया जो वापस से घूम के वापस आ जाए, है ना। अपन कहते हैं ना उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, मतलब दोनों दिशाओं में जा रही है। अगर इस दिशा में जा रही है मतलब उत्पाद बन गया, तो उत्पाद वापस से क्रियाकारक बन जाएगा। बात समझ में आई? और क्रियाकारक वापस से उत्पाद बना लोगे तो ये क्या करेगा, एक सर्कल घूमता रहेगा इसमें, ठीक है। और अनुत्क्रमणीय हम क्या बताते हैं बच्चों, एक बार जो बन गया दोबारा बनेगा नहीं, ठीक है। इसको समझने के लिए, उत्क्रमणीय को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। जैसे मोम होता है बच्चों, मोम होती है ना घर में, मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या हुई, पिघली, ठीक है, पिघल के जल के बन खराब हो गई। अब वापस से अगर आप चाहो तो उसी मोम को इकट्ठा करके नई मोमबत्ती बना सकते हो, पिघलाओ, वापस से शेप दे दो, नहीं बच जाएगी। उत्क्रमणीय हो गया, घूम फिर के तैयार हो गई। लेकिन अनुत्क्रमणीय कैसा होता है, जैसे कि अंडे का बनना, एक बार ऑमलेट बन गया तो ऑमलेट से अंडा वापस नहीं बनेगा। एक बार जो बन गई चीज़ बन गई, दोबारा आप उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बना सकते। मेरी बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो उत्क्रमणीय यहाँ पे हमने क्या कहा बच्चों, जैसे कि गोंद होता है, गोंद में अगर अवस्था रह गई और माध्यम सूख गया तो आप क्या करोगे, माध्यम दोबारा डालोगे तो आपका फिर से कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि घरों में आप गोंद ला के रख दो, 2 साल के लिए उसको भूल जाओ तो वापस से वो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। जो माध्यम था उसका उड़ जाएगा पूरा, जिसमें घुलावा था, और घुलता किसमें, पानी में घुलता है, पानी उसका उड़ गया 2 साल बाद, और आपको वापस से याद आया कि भाई रखा हुआ है मुझे काम में लेना है अभी, तो आप क्या करोगे, पानी मिलाया, पानी मिलके मिक्स किया, मिक्स करके वापस से तैयार हो गया। तो ये क्या हो गई बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, जिसमें वापस से मिलके तैयार हो जाता है आपका। ऐसा द्रव स्नेही होता है कि अगर आप इसको बनाना चाहो तो उसके सूखे हुए भाग को, मतलब उसकी अवस्था को वापस से माध्यम में मिलाओगे, फिर से आपका द्रव स्नेही तैयार। इसमें कोई डाउट है किसी को, समझ में आ गया? द्रव विरोधी वाला इसका उल्टा होगा, आप कितना ही माध्यम मिलाते रहो तो भी ये वापस से तैयार नहीं होगा। एक बार ये खराब हो गया तो खराब हो चुका, दोबारा आप इसको वापस से तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखना, पृष्ठ तनाव कोलाइडी विलयन का कम होता है परिक्षेपण माध्यम से। परिक्षेपण माध्यम मतलब अगर अपन पानी की बात करते हैं बच्चों, पानी आपने लिया तो पानी का आपको पता है पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। पृष्ठ तनाव तो सभी को पता है, पृष्ठ पर पड़ने वाला दबाव या तनाव, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। किसी भी पदार्थ की पृष्ठ पर, अपन कहते हैं किसी द्रव की, हम जब पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो हम द्रव की बात करते हैं, किसी द्रव की सतह पर पड़ने वाला तनाव, तनाव पड़ता है, उसमें प्रेशर पड़ता है ऊपर से, तब जाके क्या होता है, उसका आकार अलग हो जाता है बच्चों। अपन कहते हैं ना पानी की बूंदे, पृष्ठ तनाव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बेसिक, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पानी की बूंद होती है, उसका आकार ऐसे ही क्यों होता है, सीधी फैलती भी क्यों नहीं आती? अब नीचे से ऊपर से पानी गिर रहा है तो पानी ऐसे भी शेप में भी तो आ सकता है, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन पानी हमेशा बूंद के रूप में ही आता है। क्योंकि क्या होता है, पानी की जो बूंद है, बूंद की सतह पर, सतह का क्षेत्रफल अपने आप को इस प्रकार कर लेता है, कम कर लेता है, ताकि उस पर दबाव नहीं पड़े। उस पर तनाव पड़ता है ना बच्चों, ऊपर से तनाव पड़ रहा है, ये देखो ऊपर से नीचे गिर रही है तो इस पर तनाव पड़ रहा है, तो ये क्या हो गई, नीचे चली गई। बात समझ में आई? पृष्ठ का तनाव ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, इसका आकार बूंद के रूप में बन जाता है। समझ में आ गया ना ये चीज़? किसी द्रव की सतह पर पड़ने वाला दबाव, उसको अपन पृष्ठ तनाव से बताते हैं। पृष्ठ मतलब सतह, और उस पर पड़ने वाला दबाव या तनाव, उसको अपन पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। ऊपर से जो अंदर वाले अणु होते हैं वो क्या करते हैं, तनाव कम करने के लिए अंदर की तरफ घुस जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं, उसको अपन पृष्ठ तनाव से बताते हैं बच्चों। यहाँ पे अपन कह रहे हैं पृष्ठ तनाव कम होता है परिक्षेपण माध्यम से। इसका मतलब पानी, अपन ने क्या कहा, पानी है, गोंद है, गोंद को आपने पानी में मिक्स करके क्या बना दिया बच्चों, गोंद का विलयन बना दिया। जो आप काम में लोगे, सूखे गोंद को पानी में मिलाया और गोंद का विलयन बन गया, मतलब आपका कोलाइडी विलयन तैयार हो गया, ठीक है। अब अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि गोंद का विलयन जो है उसका पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ के तनाव से कम होता है। बात समझ में आई? क्योंकि पानी, अपन को पता है पानी पे अगर अपन बात करते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मिल जाए, इम्प्योरिटी मतलब समझते हो ना, अशुद्धता, जब किसी द्रव में अशुद्धता मिल जाएगी उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है बच्चों, क्योंकि अणु जो रहे वो अब एक जैसे नहीं रहे, उसमें कुछ और मिक्स हो चुका है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, उसका आंसर समझ में आ गया सभी को?
अपन ने क्या कहा, जब किसी द्रव का शुद्ध रूप है तो उसका तनाव सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आपने अशुद्धि मतलब कुछ और चीज़ मिक्स कर दी तो एक तरह से अपन क्या कहेंगे, उसकी अशुद्धि आ गई उसमें, वो क्लियर, या अपन कहेंगे शुद्ध रूप नहीं रहा उसका। शुद्ध रूप नहीं रहा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो ये लाइन समझ में आई, क्या लिखा मैंने, कोलाइडी विलयन का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम से कम हो जाता है। मतलब पानी का पृष्ठ तनाव क्या होगा, अपन कहेंगे पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, गोंद के विलयन का पृष्ठ तनाव कम हो गया पानी से। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर पृष्ठ तनाव पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बच्चों। डाउट है कुछ, पूछो। पानी की बूंद की, ये देखो अपन कह रहे थे ना बच्चों, अपन कह रहे हैं ऐसा, जितना ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा उतना प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ेगा। तो पानी की बूंद कभी भी उल्टी नहीं गिरती, ऐसे गिरने तो ऐसे भी गिर सकती है, शेप हो सकता है उसका, क्यों नहीं हो सकता। अगर अपन सोचे तो भाई गोल भी हो सकता है, अपन सोचे उल्टी कटोरी जैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जितनी सतह बढ़ेगी उतना तनाव बढ़ेगा। तो क्या करता है, कोई द्रव अपने तनाव को कम करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है तो इसके अणु क्या करते हैं, इसके अणु अंदर की तरफ चले जाते हैं ऐसे। तो ये शेप है ना, कम से कम पृष्ठ जो है ना उस पर तनाव कम पड़ेगा। आप देखो ना, इतनी सी चीज़ रह ली, अब सामने जो ऊपर ही ऊपर जो पृष्ठ है उसके ऊपर ही तनाव सबसे ज़्यादा होता है। जब ये इस रूप में आ गया तो तुम खुद देख सकते हो कि इतनी सी सतह पे क्या तनाव पड़ेगा, इसलिए बाकी अणु तो अंदर की तरफ चले गए ना अपने। बात समझ में आई, इसीलिए इसका आकार ऐसा होता है। अपन कहते हैं ना इसका आकार ऐसा क्यों है, पानी की बूंद का आकार ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि तनाव जो है ना, सतह पे पड़ने वाला दबाव वो कम हो चुका है, तो अभी आसानी से नीचे आ रही है। ठीक है, पानी की बूंद नीचे गिरती है ना, तो वो इस तरह से बारिश की बूंदें जो अपन कहते हैं वो है ना। तो ये क्लियर हो गया ऐसा क्यों होता है। और बाकी अपन और पढ़ लेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में, थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब अपन चले यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आ गया बच्चों, क्यों होता है, कम क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। अशुद्धि आ गई, शुद्ध रूप खत्म हो गया, तो इसका मतलब इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। यहाँ पे अपन कहते हैं कि कोलाइडी विलयन तथा परिक्षेपण माध्यम का पृष्ठ तनाव लगभग समान ही रहता है। क्यों रहेगा, उसका आंसर देखो बच्चों, क्योंकि जब ये आपस में मिल ही नहीं रहे ना, अपन ने कहा बंधुता ही नहीं है, आकर्षण ही नहीं है, ढंग से मिक्स ही नहीं हो पा रहे आपस में, तो फिर तनाव को कैसे प्रभावित करेगा, तनाव को प्रभावित कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, अपन ने ये चीज़ ले ली, ये समझ में आ गया बच्चों क्यों ये कम क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब मिक्सिंग ही, जब इनके अंदर घुलना, एक दूसरे के अंदर मिक्स होना, जुड़ जाना हो ही नहीं पा रहा, ढंग से हो ही नहीं पा रहा, थोड़ा बहुत मिला मिला थोड़ा बहुत रह गया, तो अपन कहते हैं इस वजह से इसके पृष्ठ तनाव पे कोई असर पड़ता ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, शांता। शांता जानते हो, शांता का मतलब, विस्कोसिटी का मतलब किसी भी द्रव के बहने का गुण, किसी द्रव के बहने के गुण को बच्चों अपन उसकी शांता से बताते हैं। ठीक है, शांता का मतलब ये हो गया, एक तरह से अगर आप इसको सिंपल भाषा में लिखो तो आप कह सकते हो गाढ़ापन, कि कोई द्रव कितना गाढ़ा है उसको आप शांता के रूप में बताओगे बच्चों। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं ग्लिसरीन, एक ग्लिसरीन हो गया, एक शहद हो गया, एक पानी हो गया। ग्लिसरीन होता है, चलो ग्लिसरीन भी नहीं आती तो अपन शहद को ले सकते हैं, शहद और पानी। मैं कहती हूँ ये टेबल के ऊपर से आप शहद और पानी गिराओ, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि पानी पहले भागेगा, शहद धीरे 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 भागेगा, क्योंकि वो गाढ़ा है, गाढ़े को चलने में टाइम लगेगा। अपन कह सकते हैं एक मोटा और एक पतला आदमी, मोटा आदमी धीरे धीरे चलेगा क्योंकि वेट ज़्यादा है, और फिर ये जो पतला आदमी फटाफट भाग जाएगा क्योंकि वेट कम है। ठीक है, तो एक तरह से अपन कहेंगे शांता या गाढ़ापन किसका है, मोटे आदमी का, वेट ज़्यादा है उसका। ठीक ऐसे ही शहद का भी अपन कह सकते हैं भारी है, वेट ज़्यादा है पानी के मुकाबले, तो पानी क्या करेगा, पानी तेज गति से बहेगा लेकिन शहद धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि उसकी परतें क्या करती हैं, परतें एक दूसरे को रोकने का काम करती हैं, कि भाई इतना गाढ़ा है तो धीरे धीरे करके एक परत दूसरी परत को, दूसरी परत तीसरी परत को रोकेगी तो धीरे धीरे बहेगा। और पानी में अगर अपन बात करते हैं तो परतों के बीच में इतना आकर्षण बल नहीं है, पानी फटाफट बह जाता है तुरंत, है ना, परतों की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक दूसरा तीसरा वो कंटिन्यू चालू हो जाएगा उसका बहना। बात समझ में आ गई। तो सिंपल अपन समझेंगे शांतता का मतलब किसी द्रव के बहने का गुण, या और सिंपल शब्दों में अपन कहें तो शांता मतलब गाढ़ापन। ठीक है, अपन कहेंगे किसी द्रव की शांतता बढ़ती है मतलब उसका गाढ़ापन बढ़ता है, किसी द्रव की शांतता घटती है मतलब उसका गाढ़ापन घटता है। बात समझ में आई। अब अपन ने बोला कोलाइडी विलयन की शांतता परिक्षेपण माध्यम से ज़्यादा। वापस से एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अपन, गोंद, सूखा गोंद, पानी और गोंद का विलयन। ठीक है, पानी, पानी मतलब परिक्षेपण माध्यम है तो इसका गाढ़ापन या शांतता कम है। ठीक है, लेकिन जब आपने गोंद को उसमें डाल दिया तो गोंद का विलयन देखो, अब गोंद जो है, एक पानी को बहाओ एक गोंद को बहाओ, आपको पता चल जाएगा गोंद धीरे धीरे बहेगा शहद की तरह। तो मतलब गोंद का जो बना, गोंद क्या हुआ, कोलाइडी विलयन ही तो हुआ।
तो कोलाइडी विलयन का उसके माध्यम से ज़्यादा शांतता पाई जाती है। जैसे अपन कोलाइडी विलयन ले लिया, जैसे कि अपन ने क्या बोला, गोंद ले लिया, गोंद की जगह पे स्टार्च। आप जेली भी तो बनाते हो, मैंने एग्जांपल बताया था बच्चों, जिलेटिन को पानी में डालते हैं अपन, गाढ़ा लिक्विड बन जाता है वो, ठीक है। जेली जमती है ठंडे होने के बाद, टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अपन कहें कि गरम गरम जब आपने जिलेटिन के अंदर पानी डाला, मिक्स किया, तो जो बनेगा वो द्रव थोड़ा गाढ़ा होगा। आप उसको सेम वही शहद की तरह, है ना, गाढ़ापन होगा उसमें, आप उसको बहाने की कोशिश करो, बहेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? जब गाढ़ापन है तो बहने में उसको परेशानी होगी। पॉइंट क्लियर है? तो जो अपन कह सकते हैं जिलेटिन कह सकते हैं, अपन गोंद भी कह सकते हैं कि गोंद और जिलेटिन में पानी काम में आ रहा है। बात समझ में आई? तो पानी इनका परिक्षेपण माध्यम है, जो कि क्या है बच्चों, परिक्षेपण माध्यम जिसकी शांतता कम है। लेकिन कोलाइडी विलयन जो इनसे बनेगा उसकी शांतता ज़्यादा होगी। शांतता मतलब गाढ़ापन, तो कोलाइडी विलयन गाढ़े होते हैं इसलिए इनकी शांतता ज़्यादा है, और अपन कहेंगे परिक्षेपण माध्यम इनसे कम होते हैं, हल्के होते हैं, तो इनकी शांतता कम है। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं वही चीज़, शांतता समान रहती है, शांतता पे, इस चीज़ पे शांतता का कोई असर नहीं पड़ता। मतलब आपका जो माध्यम है और आपका जो विलयन बनेगा कोलाइडी विलयन, इन दोनों की शांतता लगभग समान ही रहेगी। सीधी सी बात है, क्यों समान रह रही है दोनों चीज़ें? पृष्ठ तनाव और शांतता, क्योंकि ये दोनों आपस में ढंग से मिल ही नहीं रहे। पहले पॉइंट से ही समझ लेना, कम बंधुता है, कम आकर्षण है, आपस में मिक्स ही नहीं हो पाएंगे ढंग से, और जब तक आपस में ढंग से मिक्स नहीं होंगे तब तक इनकी शांतता और पृष्ठ तनाव प्रभावित नहीं होंगे। तो ये एग्जाम्पल तो बच्चों अपने पास आ गए। गोंद लिख दिया मैंने उदाहरण नीचे, गोंद लिखा है, स्टार्च है, जिलेटिन है, ये सारे के सारे द्रव स्नेही प्रकार के कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण। और इधर वाले उदाहरण जब बच्चों जब अपन देखते हैं तो धातु हो गया, धातु के सल्फाइड का सोल, धातु और उसके सल्फाइड का विलयन अगर आप बनाओगे तो कोलाइडी विलयन बनेगा, पर वो विलयन कैसा होगा, पूरा मिक्स नहीं होगा। या धातु का सोल लिखा अपन ने, मतलब धातु का अगर कोलाइडी विलयन अपन बनाते हैं तो धातु का कोलाइडी विलयन अपनी अवस्था और माध्यम जो है आपस में मिक्स नहीं हो पाते। क्या धातु मिक्स हो पाएगी उसके विलयन से? नहीं हो पाएगी। अपन को पता है धातु क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। अगर हम समझे ना तो अधिकतर आपको एग्जाम्पल जो मिलेंगे ना बच्चों द्रव विरोधी के, वो सारे धातु से रिलेटेड होंगे। तो धातु वाला आप खुद नाम से समझ सकते हो, जो धातु कम क्रियाशील है वो अपने माध्यम में ज़्यादा घुलेगी ही नहीं, ज़्यादा घुलेगी नहीं तो क्या करेगी, द्रव विरोधी प्रकार का प्रकृति को दर्शाएगी, उसी प्रकार का नेचर बताएगी कि द्रव विरोधी है, मिक्स ही नहीं हो पा रही। पॉइंट क्लियर हुआ? ये सबको आपको अंतर समझ में आ गया बच्चों? कोई इसके बीच में कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? आगे चले अब अपन बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। अब अभी अपन वर्गीकरण पढ़ रहे थे जिसके अंदर अपन ने क्या देखा, परिक्षेपण, ठीक है, अवस्था और माध्यम के मिलने के आधार पर अपन ने देखा था कि किस प्रकार से हम उसको विभाजित कर रहे थे। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में हमने विभाजित किया बच्चों। अब अपन देख रहे हैं परिक्षिप्त अवस्था के आधार पर। अपन ने पढ़ा था कि उनकी अवस्था के आधार पर, जैसे विलेय के कण होते हैं वैसे अवस्था के कण कैसे होंगे, उन कणों के आधार पर हमने उसको 3 में विभाजित किया था। जिसमें पहला अपन ने कहा था बहुआण्विक, नाम से समझ में आ रहा था, एक अणु नहीं होगा, एक से ज़्यादा अणु आपस में चिपके हुए होंगे और वो जाके क्या बनाएंगे, बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा जब छोटे अणु मिलकर कोलाइड बनाए, जब छोटे छोटे अणु आपस में मिले तो मिलकर कोलाइड बनाएंगे। उदाहरण अपन ने बताया स्टार्च, गोल्ड, सल्फर, सोल आदि। गोल्ड और सल्फर जो है बच्चों, इनका सोल मतलब इनका कोलाइडी विलयन, इनका कोलाइडी विलयन भी बहुआण्विक वाले के अंदर आता है। मिक्स हो सकता है वो कंडीशन में, मतलब जैसे टेम्परेचर आपको अगर पता हो तो गोल्ड क्या होता है, सॉफ्ट होता है। गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है ना, अपन कहते हैं तो प्रॉपर सॉफ्ट होता है, वो इतना हार्ड नहीं है जितने दूसरे मेटल होते हैं। इस वजह से अगर अपन कहें तो इसका सॉल्यूशन भी मिलता है गोल्ड का, घुल जाता है ना, गोल्ड सिल्वर घुल जाते हैं आसानी से, एसिड में नहीं घुलते। आपने देखा हो जब चांदी की सफाई करने वाले घर पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, चांदी घोल के ले जाते हैं उसके अंदर से। घोलने का मतलब उन्होंने क्या किया, वो एसिड में उसको डिज़ोल्व कर लिया। तो मतलब गोल्ड और सिल्वर डिज़ोल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं। तो घुलने के बाद जो बनता है वो क्या हुआ, कोलाइडी विलयन हुआ। उनका विलयन तो बोलेंगे नहीं, कोलाइडी विलयन बोलेंगे। तो अपन ने गोल्ड सल्फर का कोलाइडी विलयन, उसके अलावा स्टार्च जो है बच्चों, स्टार्च का भी विलयन बहुआण्विक की श्रेणी में आता है। मतलब इनके क्या होते हैं, एक कण नहीं होते, एक से ज़्यादा कण आपस में मिलते हैं और कोलाइडी कण का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई? बहुआण्विक सीधा बोलोगे कि भाई इसमें क्या होता है, एक कण नहीं होता, छोटे छोटे कण होते हैं, आपस में मिलते हैं और एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने बोला कि ये कण का निर्माण कैसे हो रहा है, तो क्या चीज़ है जो कणों को आपस में बांध के रख रही है। तो बच्चों क्या बांधेगा, दुर्बल वॉन डेर वाल बल द्वारा आकर्षित।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कण है आपस में क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या बल काम कर रहा है, तो वो वॉन डेर वाल बल के द्वारा बंधित होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? बहुआण्विक समझ में आया? एक अणु नहीं है, बहुत सारे अणु आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद उन्होंने कोलाइडी बना दिया। अब जुड़े हैं तो कैसे जुड़े हैं, तो वॉन डेर वाल बल द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे अपन ने स्टार्च कह दिया, जैसे अपन ने इनका जो है गोल्ड और इनका विलियन कह दिया, कोलाइडी विलियन के बारे में बताया। क्लियर है? अब अपन आ रहे हैं बृहद आणविक पे। बृहद आणविक अपन ने कहा था जब एक बड़े अणु को तोड़कर
यहाँ समझ में आ गया कि परीक्षित अवस्था के आधार पर 3 में विभाजित किया बच्चों। संगुणित और सहचारी वाला भी अपन ने देख लिया। अब इसमें बच्चों 2 इंपॉर्टेंट टर्म जो है टर्मिनोलॉजी वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अपन ने यहाँ पे क्या बात करी थी कि अपन ने कहा था कि सांद्रता जो है बच्चों वो कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। अपन ने कहा कि कम सांद्रता पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करेंगे, ज़्यादा सांद्रता पे कोलाइडी विलयन बन जाएंगे। लेकिन सांद्रता कितनी, ये पॉइंट समझ में आया? कितनी सांद्रता पर मीसेल का निर्माण होगा वो आपका बच्चों कहलाता है क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। हिंदी में अपन इसको कहते हैं क्रांतिक मीसेल सांद्रता। CMC जो बच्चों लिखते हैं ना अपन, इंग्लिश में लिखते हैं क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, हिंदी में अपन लिखते हैं बच्चों इसको क्रांतिक मीसेल की सांद्रता। इसका मतलब हो गया बच्चों वो सांद्रता या वो कंसंट्रेशन जिस पर मीसेल के अणु का निर्माण होता है। अपन ने कहा ना बच्चों ये वाला जो अपन ने कहा था ये जो हेड और टेल वाला पार्ट था, जब अपन ने कहा ये क्या अणु जब 2 या 3 या 4 ही हैं, अपन ने कहा थोड़े से अणु हैं तब तो ये इलेक्ट्रोलाइट की भांति व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे इनकी मात्रा बढ़ जाती है तब ये किसकी तरह व्यवहार करने लगते हैं बच्चों? तब ये कोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि मीसेल का अणु बनाते हैं। तो आप सीधा सीधा कहोगे मीसेल अणु के निर्माण में जितने अणुओं की सांद्रता, या अपन कहेंगे मीसेल अणु के निर्माण में कि कितनी सांद्रता की आवश्यकता है या कितनी सांद्रता जरूरी होगी, वो बच्चों आपकी क्रांतिक मीसेल सांद्रता कहलाएगी। कि कितने अणुओं की सांद्रता चाहिए या कितने अणु चाहिए जिससे कि मीसेल बना सको, ठीक है। आप उसको किसमें बताते हो? क्रांतिक मीसेल सांद्रता में। और बच्चों ये है आपका क्राफ्ट तापमान, वो तापमान जिस पर मीसेल बनता है वो आपका क्राफ्ट टेम्परेचर या क्राफ्ट तापमान कहलाएगा। हिंदी में बोलते हैं बच्चों अपन इसको क्राफ्ट तापमान। क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट तापमान बताओगे वह तापमान जिस पर मीसेल अणु का निर्माण होता है। कितना टेम्परेचर चाहिए तो वो टेम्परेचर को अपन क्राफ्ट टेम्परेचर या क्राफ्ट तापमान से बताते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों 2 चीज़ें। क्रांतिक मीसेल सांद्रता, इतनी सांद्रता जिस पर मीसेल के अणु का निर्माण हो वो आपकी क्रांतिक मीसेल सांद्रता या क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन कहलाती है, जिसको अपन शॉर्ट में CMC बताते हैं। क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मीसेल सांद्रता, ठीक है। और उसके बाद अपन ने बता दिया तापमान, कितने तापमान की आवश्यकता है मीसेल के अणु को बनने में, उसको हमने किससे बता दिया? क्राफ्ट टेम्परेचर से बताया, क्राफ्ट तापमान से बताया, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? ये खत्म हो गया अपना टॉपिक। आगे बढ़ेंगे अपन किसके बारे में? द्रव विरोधी कोलाइट को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। ओके क्लास।